माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ BECC 133 इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनका आंसर भी। और बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर आप इनका आंसर भी लेके आओ, आंसर भी लेके आओ। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके ये आंसर बनाया है और आंसर को बहुत ही रिसर्च करके आंसर कलेक्ट किया है ना। तो ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इतना करके जाना आपको एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना करके जाना है। और ये पीडीएफ है, 35 पेज के पीडीएफ बनाया है इनका। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में पीडीएफ कैसे मिलेंगे आपको। बट सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको मैंने इस पीडीएफ के थ्रू में जो समझा रहा हूँ, BECC 133 कोड को जो समझा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद ही पीडीएफ का दिमाग लगाइएगा, पीडीएफ क्या करना नहीं करना है, क्योंकि सारा चीज मैं इनमें समझाऊंगा जो पीडीएफ में मैंने बनाया है, सब एक एक करके समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि पूरा समझने का, पूरा समझिए, फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, ये आपका ही कोड है BECC 133, जिसका जो कि टाइटल था समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लाया हूँ ना। तो इस तरह से फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा आपूर्ति का विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका इकोनॉमिक्स में आता है एंड ये बहुत टफ हो जाता है, बच्चे फंसते हैं बहुत सारे इसमें, एंड जो क्लास नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा फंसते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए फंसने की कोई बात नहीं है, मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है, बस ये क्वेश्चन को कर लेना पूरा, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्या है ना। एग्जाम में बस ये करके जाना है आपको। चलिए, चैनल में नहीं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही मेहनत करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों ने, इसमें आंसर देखिए क्या है कि आंसर मैंने लिखा, जो देखिए आंसर मैंने इस तरह से लिखा है ना, जो कि आपको पढ़ने, आप सिर्फ पढ़ेंगे ना आंसर को, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमें आंसर को भी पढ़ते हैं। देखिए, मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम और मूल का संचय करना है। मुद्रा के माध्यम से विनिमय का कार्य बहुत आसान हो जाता है। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, है ना, लेन देन। इनका कार्य क्या होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार्य होती है मुद्रा, है ना। मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। स्टूडेंट्स, ये नोट्स है आपका, ये नोट्स है, आप ये देखिए, आपको सेम रेड पेंसिल यूज नहीं करना है, इसे आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इससे समझने के लिए दे रहा हूँ। ये नहीं कि यही लिख देना जाके, सिर्फ आपको यहाँ से हिंट लेना है, सही से समझना है, फिर अपने अनुसार वहाँ लिखना है। तो मुद्रा के कुछ कार्य होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसे कि विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम ये मैंने आपको हिंट दिया, विनिमय का माध्यम ये आपको मैंने हिंट दिया, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा मूल्य का मापन है, तीसरा कार्य है इसका मूल्य का संचय करना। तो इसके बारे में अलग अलग आपको स्टेप लिखना, ताकि आपका 5 पेज 4 पेज हो, है ना। और अपने मन से सोच सोच के लिखना है, ये आपको हिंट दे दिया हूँ ना। स्थगित, आगे क्या है आपका, स्थगित भुगतान का मानक, पहले ये लिख देना है, ये सब पॉइंट आपको लिख देना है, साख का आधार। और 6 नंबर, पूंजी की तरलता में वृद्धि इत्यादि, ये आपको स्टेप पर लिखना है ना। स्टेप लिखने के बाद ही आपको कुछ करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो जाता है। तो ये स्टेप मैंने आपको दिया, इसमें और भी स्टेप लिखने के बाद अलग अलग इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। अच्छा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके आगे देखिए, मुद्रा आपूर्ति के लिए आगे अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी है आगे। क्या है, मुद्रा आपूर्ति के लिए प्रमुख 4 उपाय भी है। क्या है, फर्स्ट उपाय मौद्रिकाधार, दूसरा संकुचित मुद्रा, तीसरा उपाय है अर्ध संकुचित मुद्रा, और चौथा है विस्तृत मुद्रा। ये आपके पॉइंट मिले हैं, इस पॉइंट की मदद से आप बहुत सारे पेज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक दिन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन का वित्तीय प्रवाह या चक्रीय प्रवाह इसी को कहते हैं, समझाइए, है ना। तो आंसर देखिए मैंने क्या लिखा है, आंसर को पढ़ के समझ सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में
पहले आता है घरेलू क्षेत्र, दूसरा व्यावसायिक क्षेत्र, तीसरा आता है कौन, सरकारी क्षेत्र आते हैं, ठीक है। और इसको फिर अलग अलग लिख देना है आपको। घरेलू क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र में क्या है, घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत में परिवार आ जाते हैं और कारक सेवाओं यानी कि श्रम करने वाले करने का कार्य करता है, जो परिवार आते हैं वो श्रम करने का कार्य करता है और बदले में परिवार का आय, परिवार को क्या मिलता है, आय प्राप्त होता है, ठीक है, परिवार को आय प्राप्त होता है। आगे दूसरा है व्यावसायिक, व्यावसायिक क्षेत्र, दूसरा क्या है, व्यावसायिक क्षेत्र। अंडरस्टैंड, व्यावसायिक क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र के माध्यम से घरेलू क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होता है, उसके बदले में व्यावसायिक क्षेत्र का को क्या मिलता है, धन मिलता है, ठीक है। ये आप लोग सिर्फ पढ़ेंगे ना समझ में आएगा। ओके, तो आप ये कुछ देखते चलिए, वीडियो रोक रोक के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका नेक्स्ट सरकारी क्षेत्र, ठीक है। तो सरकारी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के नियंत्रण में होता है और सरकार करों के रूप में घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र से धन प्राप्त करती है। अंडरस्टैंड, अतः अतः इसी धन और उत्पादन का प्रवाह को वित्तीय प्रवाह कहते हैं या चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अंडरस्टैंड, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में मैंने इतना हिंट दिया, अब आप लोग खुद से माइंड लगा के थोड़ा सा और बड़ा करके लिख सकते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी था हिंट देना, हिंट मैंने आपको दे दिया। ओके, अंडरस्टैंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। और चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। आंसर है, देखिए मौद्रिक नीति वह नीति है जो केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाती है, जिसके द्वारा वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि जैसे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अंडरस्टैंड। आगे देखिए, मौद्रिक नीति के कुछ कार्य देखिए, मौद्रिक नीति का पहला कार्य क्या है, देखिए मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, दूसरा है ब्याज दरों को नियंत्रित करना, तीसरा है अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करना, और चौथा है आपका देखिए राजकोषीय नीति के से अंतर, और पांचवा है केंद्रीय बैंक की भूमिका। अब यहाँ पे बात करते हैं ये राजकोषीय नीति क्या है। तो राजकोषीय नीति यह एक व्यापक आर्थिक नीति है जिसका उपयोग सरकार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अपने व्यय के स्तर और कर दरों को समायोजित करने के लिए करती है। और आगे है आपको मौद्रिक नीति थोड़ा समझना है। मौद्रिक नीति क्या है, यह एक व्यापक आर्थिक नीति है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को समायोजित करने के लिए करता है। अंडरस्टैंड। आगे आगे है आपका सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। सकल घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, अंडरस्टैंड। आगे देखिए आंसर है आपका, देखिए आंसर समझते चलिए। आंसर देखिए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद या इसी को जीडीपी बोलते हैं, किसी देश या क्षेत्रों किसी देश या देशों द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित और प्रदान की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को के कुल बाजार मूल्य का एक मौद्रिक माप है। और आगे क्या है, यह किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र या देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है सकल घरेलू उत्पाद केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर, ताकि यह दोहरीकरण से बचा जा सके। आगे आपका सकल घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास ना, ये मूल्यह्रास यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिखा गया, तो मतलब अजीब टाइप का लिखा गया, तो ये सही है, मूल्यह्रास को घटाया जाता है। इसके बाद राष्ट्र आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध विदेशी कारक आय को समायोजित किया जाता है। तो देखिए मूल्यह्रास की बात किया गया, तो मूल्यह्रास क्या है थोड़ा ये भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए अपने भाषा में मैंने लिखा है यहाँ पे, जब हम किसी निश्चित समय में कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसका उस समय जो कीमत होता है वो कीमत पुराने होने के बाद घट जाता है।
इसी प्रक्रिया को मूल्यह्रास कहा जाता है। अब इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ मूल्यह्रास को समझने के लिए। देखिए, मान के चलिए आप कोई मोबाइल लेके आए हैं, न्यू मोबाइल खरीदे 20,000 के, अंडरस्टैंड, 20,000 के आपने मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल क्या हुआ, अचानक 10-15 दिन चला, अचानक हाथ से छूट गया, है ना? छूट गया और छूट जाने से आपका क्या हो गया कि उस मूल्य में कमी आ गया। क्या आ गया? आपने 20,000 के लिया था और वो टूट जाने के बाद वो कोई 20,000 के 20,000 रुपया का नहीं खरीदा, क्योंकि वो टूट चुका है और उसका टूटना फूटना यही सब मूल्यह्रास होता है ना। रेट का कम हो जाना ये मूल्यह्रास होता है। तो ये जो टूट गया, अब वो 20,000 के कोई भी नहीं खरीदेगा। जब 20,000 का कोई नहीं खरीदेगा तो ये मूल्य का ह्रास हो जाएगा, है ना? तो ये मूल्य का ह्रास, कोई कहेगा हम 10,000 में लेंगे, कोई कहेगा कि नहीं इसका हम 12,000 दे देंगे, कोई कहेगा नहीं इसका 5,000 देंगे। यानी कि आप पुराने मोबाइल को जब भी घर लेके आओगे उसका रेट तब ये मतलब घटना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन रखो, धीरे-धीरे पुराने होते जाएगा, उसका दाम, है ना, प्राइस घटता चले जाएगा, ठीक है? उनका मूल्य ह्रास होता जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया कि मूल्य ह्रास क्या होता है? किसी वस्तु में कमी आ जाना, बहुत सारी बातें होती है। तो मूल्यह्रास को समझाना था, तो मूल्यह्रास समझ गए। आगे देखिए, आगे एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखो, एक क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, देख लीजिए। यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 10,000 है, मूल्यह्रास 500 हुआ है, उसमें रुपये का 500 रुपया का हुआ है और शुद्ध विदेशी जो कारक आय है वो 250 रुपया का है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? राष्ट्रीय आय है ना, नेशनल इनकम क्या होगा? तो देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर होता है सकल घरेलू, राष्ट्रीय आय बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस शुद्ध विदेशी राष्ट्रीय आय, ये फॉर्मूला याद रखना। एंड नेशनल इनकम बराबर लिख सकते हैं जीडीपी माइनस डिफरेंशिएशन या एनएफसी। तो ये शुद्ध शुद्ध क्या कहते हैं, विदेशी राष्ट्रीय आय है। और ये फॉर्मूला में हमको पुट कर देते हैं। जीडीपी जो आपको पता था वो था 10,000 एंड डिप्रिसिएशन जो था यानी मूल्यह्रास जो था वो 500 था एंड एनएफसी हम जो माने थे 250 माने थे, अंडरस्टैंड। और अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 में 250 को जोड़ देंगे तो 10,250 हो जाएगा एंड माइनस करेंगे 500 को। तो इनमें से इनको माइनस करेंगे 9,750 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निवेश गुणों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, केंजेल मॉडल में इसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हुआ देखो, मैंने क्या लिखा है, निवेश गुणक एक आर्थिक अवधारणा है जो बताती है कि किसी अर्थ व्यवस्था में निवेश में होने वाली वृद्धि से कुल आय से उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। होती है। निवेश गुणक में वृद्धि तब होता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी निवेश करती है तो यह आय उत्पन्न करता है। यह आय लोगों के खर्च करने और उपभोग करने की अनुमति देती है। अतः निवेश गुणक एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जो जो निवेश के प्रभाव को समझने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि निवेश में वृद्धि से आय और उत्पादन में अनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि हो सकती है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, अंडरस्टैंड। तो देखिए, केंजेस मॉडल के अनुसार आप अपने जो कि बीई सी सी 133 ब्लॉक 2 में जाएंगे और पेज नंबर 64 में जाएंगे, वहां आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। तो आप क्या चित्र, किस चीज के बारे में खोज रहे हो? यहाँ पे आप जो खोज रहे हो वो खोज रहे हो क्वेश्चन के अनुसार निवेश गुणक। तो यहाँ पे आपको निवेश गुणक आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा नीचे, निवेश गुणक आपको नीचे मिलेगा। ये है आपका निवेश गुणक, है ना। आपको खोजना पड़ेगा क्योंकि मैंने पीडीएफ में बनाया है, आप खोजेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा ना।
तो निवेश गुणक को समझना था पहले। आप देखिए निवेश गुणक, तो निवेश गुणक स्वायत्त निवेश यानी खुद से किया गया इन्वेस्ट, और स्वायत्त व्यय यानी खुद से किया गया खर्च का एक हिस्सा है ना। इसलिए निवेश में किसी भी परिवर्तन से आय और उत्पादन के संतुलन स्तर पर गुणक प्रभाव होगा। पर संपूर्ण विश्लेषण वही रहता है जो पिछले अनुभाग में उल्लेखित है, लेकिन विशेष रूप से निवेश में परिवर्तन के कारक आय में परिवर्तन की गणना करने के लिए हम निम्नलिखित उपयोग करते हैं। देखिए ये निवेश आय के लिए हम लोग इस तरह का फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि आपको स्टार्टिंग से करना होगा यहाँ पे गुणक से। देखिए ये आप ना एक बार चेक कर लीजिए, आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको गुणक करना होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गुणक समझना होगा, गुणक की अवधारणा जो है उसे समझना होगा। आप इसको खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये आपको मैं आंसर दे दिया जा रहा हूँ, मतलब आंसर दे रहा हूँ आपको, यहाँ से समझने की कोशिश करना है। खुद से समझिए, ये आपको पीडीएफ में दिया जा रहा है ना। खुद से कोशिश कीजिए समझने का, और ये आप लोग रुक के एक बार समझते चलिए, कि मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम है और भी बहुत सारे काम हैं। ये आप चित्र में देखते चलिए। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा। स्किप मत कर देना, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। और इसके बाद आपको गुणक की सीमाएं भी आपको समझ जाना है, ठीक है। गुणक की सीमाएं समझ जाना है, क्योंकि बहुत जरूरी है गुणक की सीमाएं भी समझना। तो गुणक की सीमाएं समझ लीजिए, रोक के आप लोग अपना। ओके, अब हम लोग फिर वहीं पहुंचते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, केंजियल मॉडल। अब हम लोग केंजियल मॉडल देखते हैं कहाँ है। केंजियल मॉडल आप खोजोगे यहाँ पे, तो खोजने पर आपको सब मिल जाएगा। मैं ना स्किप कर रहा हूँ, और आप लोग ना वीडियो को रोक रोक एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि मेरा काम था आप लोगों को आंसर देना, और आपका काम है इसे खोज कर इसका आंसर लिखना। देखो वैसे आपके पास ये इसी पीडीएफ में आपको सभी आंसर मिलेगा, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी पीडीएफ में सभी मिल जाएगा। देखो केंजी दृष्टिकोण आपको मिला यहाँ पे देखिए केंजी दृष्टिकोण आपको दिखेगा। ये केंजी दृष्टिकोण दिखा, तो ये केंजी दृष्टिकोण में आप इसको रीड करेंगे एक बार, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा शायद सही से थोड़ा यानी कि रीड करने की कोशिश कीजिए। ओके, कोशिश कीजिए वीडियो रोक के आप इसे समझें। ओके, और ये उपभोग फलन को आप समझ लेना, उपभोग फलन बहुत जरूरी है। उपभोग फलन को भी समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक बार को, उपभोग फलन को भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपने देख लिया। बाकी यहाँ गुणक है। पीडीएफ आप लेना चाहते हैं ना, क्योंकि पीडीएफ में सब चीज आपको मिल ही जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद के पास पीडीएफ रहेगा, जो क्वेश्चन समझना है समझ लीजिए। लास्ट में आपको क्वेश्चन में भी क्वेश्चन सीट भी मतलब दे दूंगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन भी लास्ट में है। और दिखा देता हूँ अभी। देखो यहाँ पे ये है क्या लिखा हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भैया इसको पढ़ के जाना, ठीक है, अच्छा से पढ़ के जाना, ये आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा।
और यहाँ पे आपका है व्यापार संतुलन। ये क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछा जाएगा, इसीलिए आपको ये सब कर लेना है। व्यापार संतुलन कभी कभी टिप्पणी में भी ये आपको आ सकता है। अवश्य में दें चालू और खाता पूंजी यानी पूंजी खाता, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ये आपको टिप्पणी में भी पूछे जाते हैं, तो इसे प्लीज कर लीजिएगा। ओके। फिर आपका आता है यह शुद्ध निर्यात फलन, तो ये कोई छोटा चीज नहीं है, इसको करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। क्योंकि मैं भी देखो आपके लिए इतना कुछ मैंने मतलब आपके लिए आंसर प्रोवाइड किया भैया, आंसर का बात था, मैंने आंसर प्रोवाइड किया, तो ये खुद से कोशिश कीजिए समझने का, खुद से समझ के चाहिए। ओके। आंसर मैं आप लोगों ने खोज खोज के आंसर को इकट्ठा किया है मैंने आपके बुक से, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि बुक इसलिए बुक से लिया क्योंकि बुक में जो दिया हुआ है ना वो सटीक दिया हुआ है आपके बुक के अनुसार। एग्जाम भी होगा जो आपके बुक के अनुसार ही एग्जाम होगा, इसीलिए मैंने बुक से बहुत सारे आंसर लिया है, तो ये समझिए। और आपको फिर ये भी पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन का संतुलन। और चाहते हैं आपसे, देखिए आप अगर पीडीएफ नहीं भी लेना चाहते हैं ना, तो आप ये पूरा वीडियो को एक बार सही समय, अभी आपको स्क्रोलिंग करके दिखाऊंगा, स्क्रोलिंग करना है आपको धीरे धीरे करके, आपको पीडीएफ लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी आपको करना है मुद्रा की मांग का केंद्रीय दृष्टिकोण, विनिमय मांग, पूर्वोपाय मांग, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, इसे याद करके जाना है आपको, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, उच्च आर्थिक समृद्धि, पूर्ण रोजगार स्तर, कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता को भी करके जाना आपको, और फिर विनिमय दर स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता को भी करके जाना है। देखिए ये मैंने आपको जो बता रहा था, मैंने आपको अभी तक दिखाया, ये सभी आपके BECC 133 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो यहाँ पे देख रहे हैं। ये मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा के, देखो ये क्वेश्चन आप देख लो है ना, मुद्रा नीति से आप क्या समझते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, निवेश गुणक, ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको दिया इस पीडीएफ में, ठीक है। आप पूरा देखेंगे, खोजेंगे, कहीं ना कहीं ये सब आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा, इस सभी का आंसर इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आराम से खोजेंगे। तो अब मैं एक बार शुरू से स्क्रोलिंग करता हूँ धीरे धीरे, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर पीडीएफ लेना है तो देखो पीडीएफ, अगर आप शुरू से स्क्रोलिंग में करता हूँ जिस तरह से मैं स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे, स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, और ये बिना पीडीएफ के भी आपका चल सकता है, ठीक है। ओके, धीरे धीरे मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, आप चाहेंगे तो इसे लिख भी सकते हैं, या फिर आपको आप रोक रोक के पढ़ भी सकते हैं। देखिए अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो देखिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया है इसमें, बहुत मेहनत लगा है, और मेहनत से मैंने पीडीएफ को प्रिपेयर किया, तैयार किया आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए। तो थोड़ा मेहनत का मैं इसका एक प्राइस रखा हूँ, 30 रुपये अब इसकी प्राइस है, 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ में ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, ठीक है। ओनली 30 रुपीज़ में ले रहा हूँ इस पीडीएफ का। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ओनली 30 रुपीज़ दे रहा हूँ। देखिए 30 रुपीज़ तो ऐसे ही खा पी के खत्म कर सकते हैं ना, तो ये 30 रुपीज़ में आपको 35 पेज मिल रहे हैं, ठीक है। कितने पेज मिल रहे हैं? 35 पेज मिल रहे हैं, ओनली 30 रुपीज़ में मैं आपको 35 पेज दे रहा हूँ, ओके। कुछ अहम महत्व रखता है, तो अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ तो आपको 30 रुपीज़ पे करने होंगे, यही मेरा मेहनत का फल होगा, और आप लोगों का सपोर्ट होगा। आप लोगों के लिए इतने अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, यह मेरा आपका सपोर्ट हो जाएगा, और मेरे जरिए आपका सपोर्ट हो रहा है। अभी कहीं जाओगे या होटल में कहीं या कुछ करने के लिए जाओगे या कुछ खाने के लिए जाओगे तो 30 या 50 100 लग जाएंगे, लेकिन आप पीडीएफ के लिए अगर 30 रुपीज़ दे रहे हैं तो आपको पूरा पीडीएफ मिल रहा है, और आराम से घर में बैठ के इसको देख के
इस खुल जा सकते, क्योंकि मैंने देख के एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इनमें से ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन दिखेंगे, सारे क्वेश्चन दिखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया सभी। ओके, तो अगर आप पीडीएफ लेंगे जरूर कमेंट करना। हाँ, और क्या कहते कमेंट कहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करना, व्हाट्सएप में डायरेक्ट आना, पीडीएफ आप मांगना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समग्र आपूर्ति फलन देखते हो, उन्होंने सारा इसमें डाला, सारा इंपॉर्टेंट, केएनजी दृष्टिकोण, केएनजी से सवाल आता ही है। ओके, उपभोग फलन से सवाल आते हैं, उपभोग फलन के सूत्र, ये सब सूत्र को देख के जाइएगा, है ना, सूत्र को छोड़िएगा नहीं, सब चीज मैंने लिया यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पे गुणक से अगर सवाल उठेगा तो गुणक आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, गुणक की अवधारणा यहाँ मिल रहा है। ये सब आप आराम से देखेंगे, इसको समझेंगे, सॉल्यूशन क्या हुआ है। फिर आपका यहाँ पर निवेश गुणक आपको मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पे, निवेश गुणक मिलता है, और निवेश गुणक से भी क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इसको सही से पढ़ना है। ये फॉर्मूला भी देखिए, फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कुछ उदाहरण भी यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, देखो ये सब क्या है उदाहरण, तो उदाहरण को जरूर देखिएगा, ये सभी उदाहरण को जरूर देखिएगा, अंडरस्टैंड। और ये जो भी समझा रहे हैं यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये आपका गुणक की सीमा है, गुणक की क्या क्या सीमा है, क्या लिमिटेशन है इसका, तो ये भी आपको देखना चाहिए, देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेंगे कहीं ना कहीं से, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैंने अलग रख के दिया आपके सामने, जो भी आपसे पूछा जाएगा आपको बस कर देना है, इसीलिए आपको पूरा इसे मिल जाएगा, सभी आंसर इसे मिल जाएगा जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। इसीलिए कोशिश कीजिएगा आप पीडीएफ परचेस कर ले तो वो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप इसे रोक के कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ना सकल घरेलू उत्पाद, फिर से मैं बता रहा हूँ, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्र उत्पाद को ना जरा सही से देखना है, ये थोड़ा सही से देख के जाइएगा, थोड़ा सा सही से देख के जाइएगा, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से और सकल राष्ट्र उत्पाद से। आपको कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा टिप्पणी में सकल घरेलू उत्पाद क्या है या सकल राष्ट्र उत्पाद क्या है, आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि सकल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एंड सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में अंतर स्पष्ट करें, अंतर बताएं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना सही से, थोड़ा समझ में आ जाएगा। और ये NFI ये क्या है देख लेना, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी है, तो ये कोई छोटा चीज नहीं है, ये विदेशों से शुद्ध घटक आय है। ओके, ये सब आपको देखना है। और जीएनपी बराबर फॉर्मूला जीडीपी प्लस NFIA, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज आपको यहीं पे मिलेगा ना, मैंने कहा ना सब मिलेगा। तो व्यापार संतुलन से कभी कभी ये कमेंट आ जाता है ना, टिप्पणी आ जाता है करने के लिए, ये आपको देख लेना है। अदृश्य मदें, ये सब आपको देख लेना है। चालू और पूंजी खाता मैंने आपको बताया था अभी। ओके, शुद्ध निर्यात फलन यहाँ पे आपको मिल जाता है, शुद्ध निर्यात फलन को अभी रोक के आप अच्छा से देख लेंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, और ये सब सभी रोके, और देखिए खुली, देखिए यहाँ पे क्या है कि खुली अर्थव्यवस्था में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं, ठीक है, यानी कि बनाने के लिए मैथ्स, जिस तरह से मैथ होता है ना, मैथ्स में मैथ्स टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन का संतुलन से, तो इसमें से इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ओके, कुछ फॉर्मूला भी आपको मिल जाता है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, ये सब भी आप देख लीजिएगा।
और ये टोटल ये जो है ना, ये इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, और ये सब चित्र अचानक आपको पूछेंगे, ठीक है। ये चित्र को देख के थोड़ा कुछ समझ लीजिएगा। एडी और ए वाई है आपका, यहाँ पे एडी और वाई है, ये सब देखिएगा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे ना कुछ याद आ ही गया होगा, पढ़े होंगे तो देखिए ये सब देखे जाइएगा। मुद्रा का मांग केंद्रीय दृष्टिकोण में, चलिए ये सब आप देख के जाइएगा। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, कीमत स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता, ये बाकी आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन रोक के लिख सकते हैं, वीडियो रोक के। चलिए ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। तो देखिए इसके लिए देखिए मेरा मेहनत का, मैं आपको चाय नाश्ता का बस पैसा मांगा, सोच लो कि एक चाय नाश्ता आप मुझे कराओगे, इसके लिए 30 रुपीज आपको पे करना है, ओनली 30 रुपीज पे करना है। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ से आपको सही से समझ के जाना एग्जाम देने के लिए, बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया, चैनल नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। जैन से बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.